हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। गुड इवनिंग टू ऑल। आई एम प्रदीप कुमार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले सेंट्रिक वेल्डेड जॉइंट्स, जिसमें हमने पिछले प्रीवियस लेक्चर में जाना था कि फ्लैट सेंट्रिक वेल्डेड जॉइंट क्या होते हैं और उसकी प्रॉब्लम्स किस तरीके से आती है। हमने ये भी सॉल्व किया था और वन बाई वन स्टेप बाय स्टेप उसको किया था। ठीक है नहीं, आज हम जानने वाले हैं सेंट्रिक वेल्डेड जॉइंट में व्हाट वेल्ड सेंट्रिक जॉइंट क्या होते हैं, यानी जो आपके एंड टू एंड प्लेट से जोड़ी जाती हैं वेल्ड के द्वारा, उसमें हम इसेंट्रिक जॉइंट को किस तरीके से कंसिडर करेंगे, उसमें हम डायरेक्ट शियर कैसे निकाल सकते हैं और टॉर्जनल या टेंशन या कंप्रेशन में जो स्ट्रेस आपकी डेवलप होती है वो किस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। आइए डिस्कस करते हैं। बेसिकली ये होते क्या हैं, बट वेल्ड इसेंट्रिक जॉइंट होते क्या हैं। इसेंट्रिक जॉइंट वह जॉइंट होता है जब आपकी बल की क्रिया रेखा वेल्ड के सेंटर ऑफ ग्रेविटी से ना होकर आपकी दूर हटकर लगती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इसेंट्रिक वेल्डेड जॉइंट बोलते हैं। और इसी कारण इसमें जो आपके मेंबर्स जोड़े जाते हैं ड्यू टू इसेंट्रिसिटी, उसमें आपका टॉर्जनल मोमेंट डेवलप होता है, जिसमें जो आपके मेंबर्स लगाए जाते हैं इसमें ऐंठन आने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, टॉर्जन आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, और वहाँ पर आपकी स्ट्रक्चरल जो अपीयरेंस है वो भी आपकी क्या आ जाती है, ख़राब हो जाती है। और इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसेंट्रिक वेल्ड जॉइंट कनेक्शन पढ़ते हैं, ताकि हमारा अगर टॉर्जनल मोमेंट या लोड आपका उसके सेंटर पर न लग रहा हो या आपका सेंटर से दूर हटकर लगता है, तो उस केस में हम उसकी स्ट्रेंथ को किस तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं, किस तरीके से अपनी मेंबर्स या स्ट्रक्चर को सेफ डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है नहीं, आइए स्टार्ट करते हैं। हमने यहाँ पर डायग्राम ऑलरेडी बनाया हुआ है। इसमें क्या है आपका, ये कोई कॉलम सेक्शन है और इसमें हमने कोई टाई मेंबर्स क्या किया है, ऐड किया हुआ है, और यहीं पर हमारा क्या लगा है, ये यहीं पर हमने क्या किया है, वेल्ड किया हुआ है। ठीक है नहीं, अब यहाँ पर देख पा रहे हैं वेल्ड हमारा यहाँ पर हुआ है, लेकिन लोड आपका कहाँ लग रहा है, वेल्ड से कुछ दूरी पर यानी ई डिस्टेंस पर लग रहा है, जिसमें आपका जो वेल्ड है, जो वेल्ड की लंबाई है, जो मेंबर्स हमारा जोड़ा गया है वो एल लेंथ का यहाँ पर जोड़ा गया है, जिसकी थिकनेस या जिसकी थ्रोट थिकनेस हमने क्या मानी है, टी मानी है, या इसको हम टी टी भी कह सकते हैं, यानी थ्रोट इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस। तो लेट द सेंट्रिक लोड W वर्किंग एट a distance of E from the free end of the वेल्डेड मेंबर्स। ठीक है नहीं, हमने माना है कि जो W है वो आपका वर्किंग कर रहा है इस कॉलम के फ्री फेस से E डिस्टेंस पर। ठीक है नहीं, इसके साथ साथ हमने माना है कि आपका TT क्या है, शॉर्ट थिकनेस है, और L क्या है, आपका इफेक्टिव लेंथ ऑफ द बेल्ट है। तो यहाँ पर हमारा डेवलप शियर स्ट्रेस क्या हो जाएगा, तो शियर स्ट्रेस हमारी कहाँ पर डेवलप होने वाली है, इस बेल्ट में जो डेवलप होने वाली है। तो ये क्या होता है, शियर स्ट्रेस यानी फोर्स अपॉन एरिया करेंगे। तो फोर्स हमारा क्या है, यहाँ पर W लगा हुआ है, और एरिया कितनी हो जाएगी वेल्ड की, L इंटू टी टी। ठीक है नहीं, एरिया कितनी हो जाएगी, L इंटू टी टी हम करेंगे तो आपका ये एरिया आ जाएगी। ठीक है नहीं, तो स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, यानी बल बटे क्षेत्रफल हम करेंगे, पर mm लेंथ लेंगे, तो आपका W अपॉन L इंटू टी ये कहलाएगा। ठीक है भाई, उसके साथ साथ हमने यहाँ पर टेंशन स्ट्रेस और कंप्रेसर स्ट्रेस जो हमने निकाली है ड्यू टू टॉर्जनल मोमेंट या ड्यू टू टॉर्जनल बेंडिंग, हमने जो ली है आपका बेंडिंग इक्वेशन से लिया है। बेंडिंग इक्वेशन से हमारी क्या इक्वेशन होती है, एम अपॉन आर इक्वल टू एम अपॉन आई इक्वल, हाँ, सिग्मा अपॉन वाई ई अपॉन आर इक्वल टू एम अपॉन आई। तो ये क्या होती है, हमारी बेंडिंग इक्वेशन होती है, और इस बेंडिंग इक्वेशन के अकॉर्डिंग ही हमने यहाँ पर अपनी डायरेक्ट या टेंशन या कंप्रेशन स्ट्रेस निकाली है, जिसका फॉर्मूला होता है एम अपॉन जेड एक्स। एम क्या है, यहाँ पर आपका टॉर्जनल मोमेंट है, या आप इसको सेंट्रिक मोमेंट ही बोल सकते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होगा, डब्लू आपका कितने डिस्टेंस पर लगा है, फोर्स इंटू डिस्टेंस हमने यहीं पे किया है, डब्लू इंटू ई क्या है आपका डिस्टेंस है, और डब्लू क्या है आपका लोड है, तो मोमेंट आपका हो जाएगा डब्लू इंटू ई। ठीक है नहीं, और ये मोमेंट आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लग रहा होगा। ठीक है भाई, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लग रहा होगा। इसके साथ साथ ही जेड एक्सिस क्या है हमारा, सेक्शन मॉडुलस ऑफ एक्स एक्स एक्सिस है, जिसका फॉर्मूला क्या है हमारा आई एक्स एक्स अपॉन वाई वाई। ठीक है नहीं, यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एक्स एक्सिस डिवाइड बाई वाई क्या है आपका डिस्टेंस है सेंटर ऑफ ग्रेविटी का एक्स एक्स एक्सिस का। ठीक है नहीं, तो वही हमने यहाँ पर लिया है। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है किसी सेक्शन के अबाउट, ये हमारा कितना हो जाएगा, टी टी इंटू एल क्यू हो जाएगा अपॉन 12 अपॉन वाई की टी डिस्टेंस पर लगा है, इसके हाफ पर लगेगा,
इसका हाफ करेंगे तो आपका L/2 हो जाएगा। इस तरीके से आपका ये जेड एक्सेस कितना आ जाएगा, TL² अपॉन 6 आ जाएगा। और यहीं से आपका टेंशन या कंप्रेशन स्ट्रेस कितना आने वाला है, m की वैल्यू हम यहाँ पर W/E रखने वाले हैं, अपॉन यहाँ पर जेड एक्सेस की वैल्यू कितनी रखने वाली है, L²TT/6। और यहीं से आपका टॉर्सनल या टेंशन या कंप्रेशन स्ट्रेस कितना आ जाएगा, 6WE/TL²। ठीक है भाई, ये आ जाएगा आपका टॉर्सनल स्ट्रेस। क्लियर है यहाँ तक। अकॉर्डिंग टू IS कोड की हम बात करें तो अकॉर्डिंग टू IS कोड फॉर 800/2007, आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। अकॉर्डिंग टू भारतीय मानक या इंडियन स्टैंडर्ड 800/2007, भारतीय मानक 800/2007 के अनुसार जो आपका रिकमेंडेड वैल्यू की गई है ना, सो स्टेट रेट क्या कहा गया है, तो जनरेटेड if the shear stress is also generated, shear stress is also generated in the weld joint या along with or without या along with डायरेक्ट shear, है ना, या डायरेक्ट स्ट्रेस के अकॉर्डिंग। और आपका IS कोड यहाँ पर क्या कहता है कि अगर shear स्ट्रेस क्या है इस डायरेक्ट shear के अकॉर्डिंग कोई जनरेट हो रही है, तो बट वेल्ड जो होगा हमारा डायरेक्ट shear स्ट्रेस होगी वो हमारी मिनिमम होनी चाहिए, है ना, अलॉन्ग विद डायरेक्ट स्ट्रेस इन बट वेल्ड इज लेस देन, किससे कम होनी चाहिए, किससे कम होगी कि आपका σS/FS का होल ट्वाइस प्लस टॉर्सनल स्ट्रेस या टेंशन स्ट्रेस अपॉन टेंशन स्ट्रेस का होल ट्वाइस, ये आपसे क्या होनी चाहिए, इससे लेस देन होनी चाहिए, यानी नॉट ग्रेटर देन डायरेक्ट स्ट्रेस। यानी IS कोड 2007 के अकॉर्डिंग यहाँ पर लिखा है, 800/2000 के अकॉर्डिंग लिखा है कि आपका डायरेक्ट स्ट्रेस है वो आपका जनरेटेड shear स्ट्रेस और जनरेटेड डायरेक्ट स्ट्रेस से जनरेटेड shear स्ट्रेस और जनरेटेड टॉर्सनल स्ट्रेस या टेंशन स्ट्रेस से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है नी, जो डायरेक्ट स्ट्रेस है वो इन दोनों से ज़्यादा नहीं आनी चाहिए, है ना। अगर ये कंडीशन हमारी आ रही है तो आपका जो मेंबर्स है वो आपका ओके है। ठीक है नी, यानी आपकी डिजाइनिंग क्या है, ठीक है। ठीक है नी, तो इतना याद रखेंगे। ये क्या था हमारा इसेंट्रिक वेल्ड बट वेल्ड जॉइंट था। ठीक है नी, आइए इसके साथ साथ हम डिस्कस करते हैं इसकी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। तो जल्द से जल्द हम यहाँ पर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी सॉल्व करने वाले हैं। मैं इतना क्वेश्चन कर लेता हूँ, इतना क्वेश्चन लिख देता हूँ ताकि आपका काम जल्दी हो। आइए, तो हमने यहाँ पर न्यूमेरिकल लिख लिया है, प्रॉब्लम लिख ली है इसेंट्रिक वेल्डेड जॉइंट की बट वेल्ड के लिए। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन गिवन है। क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है ए 10 mm थिक प्लेट इज टू बी जॉइंट विद द फ्लैंज ऑफ ए कॉलम। ठीक है नी, यानी एक 10 mm मोटी प्लेट किसी कॉलम के फ्लैंज पर जोड़ी गई है। इफ़ द लोड ऑफ 120 किलो न्यूटन, अगर आपका लोड 120 किलो न्यूटन का अप्लाइड है ऑन द प्लेट ऑफ इसेंट्रिसिटी, यानी 100 मीटर डिस्टेंस पर या 100 मिलीमीटर की डिस्टेंस पर लगा है, तो बट वेल्ड जोड़ को डिजाइन करे। ठीक है नी, बट वेल्ड जोड़ को डिजाइन करे। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं, अगर इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं कि आपका बट वेल्ड होता क्या है बेसिकली, आप पहले ये जानिए। ठीक है नी, तो बट वेल्ड क्या होता है, जब हम दो प्लेट्स को या दो मेंबर्स को एंड टू एंड करके जोड़ते हैं। ठीक है नी, जैसे कि हमने ये दो मेंबर्स लिए हैं,
डिफरेंट थिकनेस हो सकती है या इक्वल थिकनेस भी आपकी यहाँ पर हो सकती है। जब हम इन दो प्लेट को क्या करते हैं, एंड टू एंड यानी किनारे से किनारे मिलाकर वेल्ड करते हैं और वेल्ड को उसकी फुल डेप्थ तक या कंप्लीट पेंट्रेशन तक वेल्ड करते हैं, जब फिलर मटेरियल आपका कंप्लीट पेंट्रेट कर जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, बट वेल्ड बोलते हैं। क्योंकि यहीं पर आपका क्या है, ये वेल्ड आपका जो मटेरियल है, ये मटेरियल आपका क्या हो जाएगा, कंप्लीटली इसमें फिल हो जाता है। और इसी कारण यहाँ पर जो साइज ऑफ वेल्ड है वो थिन मेंबर की थिकनेस के बराबर लिया जाता है, ठीक है नहीं। और यहाँ पर थ्रॉट थिकनेस भी क्या होती है, साइज ऑफ वेल्ड के बराबर होती है। तो वही हमने माना है, लेट द filler material of weld is completely, हमने माना है कि आपका जो वेल्ड का मटेरियल है, जो पिघला हुआ मटेरियल है, वो completely क्या कर रहा है, पेनिट्रेट कर रहा है, ठीक है ना, completely filled, ठीक है ना, to the full length of the to the full length या गहराई डेप्थ। हमने माना है कि आपका जो फिलर मटेरियल ऑफ द बेल्ट है वो कम्प्लीटली फिल है अप टू द फुल लेंथ या डेप्थ, ठीक है नहीं। एंड परमीजुअल और कंप्रेसिव स्ट्रेस एंड परमीजुअल अनुज्ञ प्रतिबल जो है, परमीजुअल कंप्रेसिव और टेंसाइल स्ट्रेस of the weld is 150 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। हमने यहाँ पर जो परमीजुअल टेंसाइल और कंप्रेसिव स्ट्रेस मानी है वो कितनी मानी है, 150 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर मानी है या मेगा पास्कल मानी है। और इसके साथ साथ ही हमने शियर स्ट्रेस भी मानी है, शियर स्ट्रेस मानी है 120 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है भाई। या हम इसको 110 भी ले सकते हैं और कहीं कहीं पर ये वैल्यू आपकी 108 भी ली गई है, तो हम यहाँ पर 110 लेके चल रहे हैं। हमने यहाँ पर जूम किया है कि आपका जो शियर स्ट्रेस है वो आपका एफ की वैल्यू जो है वो आपकी कितनी है, 110 न्यूटन पर mm स्क्वायर ली गई है, ठीक है भाई। आइए अब आगे चलते हैं। तो आपका ये मैंने डायग्राम बना दिया है ऑलरेडी। आपका डायग्राम इस तरीके से बना हुआ है, यहाँ पर 120 न्यूटन का लोड लगा हुआ है और इस फ्लैंज की इस एंड से कितनी डिस्टेंस पर है, 100 mm पर लगा है, ठीक है भाई। ये क्या है, आपका लेंथ ऑफ बेल्ट है जिसकी मोटाई कितनी है, टी है, ठीक है भाई। आइए इसके बाद हम देख लेते हैं यहाँ पर, है ना। तो मोमेंट कितना हो जाएगा, मोमेंट ड्यू टू इसेंट्रिसिटी, कितना हो जाएगा मोमेंट, W इंटू ई होता है और ये कितना हो जाएगा, 120 इंटू 10⁻3, ई कितना है आपका 100। और मोमेंट आपका कितना आ गया यहाँ पर मोमेंट आप देखेंगे तो आपका कितना आ जाएगा भैया, 12 इंटू 10⁻6 आ जाएगा, ठीक है भाई, न्यूटन। ये आपका न्यूटन प्रति mm आएगा, मोमेंट है, ठीक है भाई। न्यूटन mm में आपका आ गया मोमेंट। इसके साथ साथ ही हम यहाँ पर निकालने वाले हैं सेक्शन मॉडुलस। ये कितना होता है, ZXX I/Y IXX कर सकते हैं, IXX इजिकल टू Y, ठीक है भाई। यही हमारा होता है T और L, ठीक है नहीं। तो ये आपका कितना आ जाएगा अगर हम निकालेंगे, TL इंटू L³/12 डिवाइड बाई L/2, कितना ही आएगा। और ZXX कितना आ जाएगा आपका, यहीं से TL²/6, T हमारा 1 यहाँ पर लेंगे
या हम यहाँ पर 10 मान सकते हैं, क्योंकि आपका जो प्लेट की थिकनेस है वो आपकी 10 mm है ना। और 10 mm अगर थिकनेस आपकी प्लेट है तो हमने जो फिलर मटेरियल माना है वो उसकी पूर्ण कंप्लीटली पेंट्रेशन माना है या पूरा भरा हुआ माना है, यानी वो पूरी गहराई तक भर चुका है या फुल लेंथ तक उसका जो मटेरियल है हमने वो फिल किया हुआ है, ठीक है नी। तो यहाँ पर जो आपका थ्रोट थिकनेस है या टी है वो आपका कितना है, 10 mm है। और लेंथ हमारा हमें यहाँ पर गिवन नहीं है, तो हम यहाँ पर एल निकालेंगे और ये आपका एल स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर बाई यहाँ पर 6 लेंगे, ठीक है भाई। तो यहीं से आपका जेड एक्स एक्स निकल के आ जाएगा और जेड एक्स एक्स आने के बाद हमारा ये आ गया है जेड एक्स एक्सिस, ठीक है नी। और यहीं से हम डायरेक्ट शियर स्ट्रेस निकालेंगे। यहीं से हम क्या निकालने वाले हैं, डायरेक्ट शियर स्ट्रेस, जो कि हमने क्वेश्चन में कितनी मानी हुई है, 110 मानी हुई है, ठीक है भाई। डायरेक्ट शियर स्ट्रेस हमने कितनी मानी है, 110 मानी हुई है। और डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेस अगर हम बात करें तो हमने कितना माना हुआ है, यहाँ पर हम टेंसाइल निकालेंगे, ठीक है नी। डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेस, इसका फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, है ना। या पी टी बराबर कितना हो जाएगा, एम अपॉन जेड एक्स एक्स। एम का मान हमारा है 12 इंटू 10⁻6 और जेड एक्सेस का मान कितना है, 10 L² डिवाइड बाई 6। कैलकुलेट करेंगे इसको, ये कितना आ जाएगा, L² यहीं से निकल के आने वाला है और PT का मान यहाँ पर हमारा कितना होने वाला है, हम यहाँ पर 150 रखने वाले हैं इक्वल टू FT के बराबर, ठीक है भाई। क्योंकि हमें यहाँ पर लेंथ निकालना है तो यहीं से आपका क्या आ जाएगा, 150 इज इक्वल टू 12 इंटू 10⁻6 इंटू ये 6 ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा ऊपर और ये आ जाएगा 10 इंटू L² और यहीं से L² की वैल्यू निकल के आने वाली है 12 इंटू 10⁻6 इंटू 6 10 इंटू 150 और यहीं से L की वैल्यू आएगी भाई निकल के, कितनी आ रही है भाई, 48,000 mm² आ रही है। L² का मान कैलकुलेट करेंगे, कितना आ जाएगा, 692.82, ठीक है नी। एल का मान यहाँ पर आ जाएगा 692.82 mm। लेंथ ऑफ बेल्ट कितना आ रहा है टोटल हमारा, 692.82 mm निकल के आएगा यहाँ से, ठीक है भाई। और यहीं पर हम मान लेते हैं कि लेट एल बराबर कितना है, 700 mm, क्योंकि आपका लेंथ कितना आ रहा है, 692 यानी अप्रॉक्सीमेटली 700 आ रहा है और ये कीटर है 692.82 mm से, तो ओके है, इससे कम नहीं ले रहे ना हम, इससे ज़्यादा ले लेंगे, ठीक है नहीं। तो हमारा 700 इसको मान के चलेंगे, ठीक है भाई। आगे चलिए, एक्चुअल शियर स्ट्रेस कितना हो जाएगा, 692 आपका मान के चलिए था, आपका 700 हो गया, ठीक है भाई। और यहीं से हम क्या निकालने वाले हैं, एक्चुअल शियर स्ट्रेस, एक्चुअल शियर स्ट्रेस क्या आएगा, पी एस इक्वल टू अपॉन जेड एक्स एक्सेस, ठीक है भाई। ये डब्लू अपॉन इफेक्टिव एरिया, इफेक्टिव एरिया निकालेंगे, डब्लू कितना है, 120 न्यूटन में, किलो न्यूटन में दिया हुआ तो न्यूटन चेंज कर लेंगे, 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना पड़ा है न्यूटन को न्यूटन चेंज करने के लिए। और यहीं से एल हमारा कितना दिया हुआ है वहाँ पर, एल हमारा कितना निकल के आया है, 700 निकल के आया है और टी हमारा 10 है। कैलकुलेट करेंगे, 17.143 न्यूटन पर mm² निकल के आएगा यहाँ से।
एक्चुअल शियर स्ट्रेस अकॉर्डिंग टू लोड, ठीक है नहीं, लोड के अनुसार निकल के आया हमारा, यानी एक्चुअल शियर स्ट्रेस कितना आ रहा है यहाँ पर 17.143 आ रहा है, ठीक है भाई। और एक्चुअल डायरेक्ट स्ट्रेस भी हम यहाँ पर निकाल लेंगे, एक्चुअल डायरेक्ट स्ट्रेस कितना आ रहा है, PT कितना आ रहा है भाई, M/ZXX, उसी फॉर्मूले से निकालेंगे। ZXX की वैल्यू, अब हमारा L की वैल्यू आ चुकी है, तो ये PT हमारा निकल के आ सकता है, और ये कितना आएगा, W इंटू ई करेंगे तो आ जाएगा, ठीक है भाई, यानी 12 इंटू 10⁻³ इंटू WE का मान हमारा 100 है, ठीक है भाई। यहाँ पर 6 हो जाएगा, और यहाँ पर L का मान 700 है, ठीक है, मान 10 है, क्लियर है, ठीक है। ये 700 का स्क्वायर होगा, क्योंकि L स्क्वायर था वहाँ पर, इंटू 10, जो फॉर्मूला हमने निकाला था, यानी ये क्या होता है, TL स्क्वायर अपॉन 6 W इंटू ई, यही से आया है, ठीक है भाई। PT आपका यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे, 2 0 से 2 0 कैंसिल, ठीक है नहीं, 3 3 6, यानी 1 0 फिर भी बच जाएगा यहाँ पर, यहाँ पर निकाल लेंगे, 12 से हम 72 और 7 से डिवाइड करेंगे 72 को, तो आपका कितना आने वाला है, 1469 न्यूटन पर mm स्क्वायर आएगा। ये आपका आ रहा है एक्चुअल डायरेक्ट स्ट्रेस PT, ठीक है भाई। अब हमारा जो कंडीशन दी हुई है, उस कंडीशन में रख के चेक कर लेते हैं, और वहीं से आपका अगर ओके आता है तो आपका जो डिज़ाइन है वो आपका ओके है, अदरवाइज नॉट ओके है। क्या फॉर्मूला था, PS/FS और PT/FT का स्क्वायर इज नॉट ग्रेटर देन डायरेक्ट स्ट्रेस, ठीक है भाई। डायरेक्ट स्ट्रेस, या इसको हमने कितना माना है 1, ठीक है भाई। अब यहाँ से PS की वैल्यू रख लेंगे और इसकी वैल्यू रख लेंगे, तो आपका कितना आएगा, 17.143 आया था, अपॉन FS की वैल्यू आई थी 110, ये आपका कितना माना है, 14 पॉइंट समथिंग माना था, 14.69 निकल के आया था, और FT की मैंने हमें वैल्यू मानी थी, यहाँ से चेक करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, कैलकुलेट करेंगे तो आपका 0.34 आ रहा है, 0.34, जो कि 1 से क्या है, ग्रेटर नहीं है, छोटा है, और ये कंडीशन हमारी यहाँ आके क्या हो जाती है, ओके हो जाती है, हैंस ओके, ठीक है भाई, यानी आपने जो डिज़ाइन किया है वो सही है, हैंस ओके, देन L इक्वल टू, यानी 700 mm ही क्या करना पड़ेगा हमें, इस मेंबर पे वेल्ड करना पड़ेगा, ठीक है भाई, क्लियर है। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और इसके साथ साथ ही हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन हमने लिख लिया है यहाँ पर, क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है, ए मेंबर इज जॉइन टू ए कॉलम एज शोन इन फिगर, यानी डायग्राम में आपका दिखाया गया है कि एक मेंबर जो है आपका यहाँ पर ज्वाइन किया गया है कॉलम में, ठीक है नहीं, और ये जो आपका ज्वाइन किया गया है फ्लैट वेल्डिंग के द्वारा किया गया है। फाइंड द मैक्सिमम स्ट्रेस प्रोड्यूस इन द वेल्ड व्हेन 8 mm फ्लैट 8 mm फ्लैट वेल्डिंग इज यूज्ड, ठीक है नहीं, यानी 8 mm साइज का जो है यहाँ पर वेल्डिंग किया गया है, ठीक है नहीं। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या जानेंगे, गिवन डेटा, क्या क्या गिवन है भाई, लोड गिवन है W 260 किलो न्यूटन, जिसको हम 260 इंटू 10⁻³ न्यूटन में भी लिख सकते हैं। इसेंट्रिसिटी गिवन है 180 mm, इसके साथ साथ ही यहाँ पर ये 450 का गिवन है, ठीक है भाई। तो IXX से हम निकालेंगे, यानी ये आपका फ्लैट वेल्ड है, और फ्लैट वेल्ड में हम क्या करके चलेंगे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहीं पर है, तो हम यहाँ पर X एक्सिस
और वाई वाई एक्सिस मान के चल रहे हैं, ठीक है भाई। और यहाँ पर क्या गिवन है आपका 8 mm, ठीक है नहीं। साइज ऑफ वेल्ड भी गिवन है 8 mm। क्लियर है यहाँ तक? दिक्कत कोई परेशानी समस्या है ना? द सेंट्रिक लोड इज नॉट इन द प्लेन ऑफ द फ्लैट वेल्ड, ठीक है नहीं। यहाँ पर लिखेंगे द इसेंट्रिक load is not in the plane of flat वेल्ड। यानी जो आपका इसेंट्रिक लोड ये 260 न्यूटन का लगा है वो आपका इस प्लेन में यानी इस वेल्ड में नहीं है, है ना। इसीलिए ये क्या कहलाएगा आपका इसेंट्रिक बेल्ट कहलाएगा। और यहाँ पर टोटल लेंथ ऑफ द बेल्ट कितना हो जाएगा, स्टेप फर्स्ट चलेंगे। यहाँ पर निकालेंगे टोटल लेंथ ऑफ द वेल्ड कितना हो जाएगा भाई टोटल लेंथ। यहाँ पर हमारा कितने आने वाला है, इस 450 mm का दिया हुआ है तो 450 दोनों साइड किया हुआ है तो आपका ये कितना आ गया 900 mm, ठीक है भाई। क्योंकि आपका ISWB यहाँ पर क्या है कनेक्टेड है, ठीक है भाई। ये क्या है आपका ISWB यहाँ पर कनेक्टेड है तो ये 450 इंटू यानी दोनों साइड किया गया है, ठीक है नहीं। तो आपका यहाँ पर 450 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 बार क्योंकि बोथ साइड है ना, ये आपका दिखाया गया है। ये क्या है आपका 2 साइड किया गया है तो 450 ये 450 ये, ठीक है भाई। स्टेप 2 पर चलेंगे। फॉर यूनिट थ्रॉट थिकनेस, है ना। यहाँ पर स्टेप 2 पर क्या चलेंगे, लेट्स अज्यूम इफेक्टिव थ्रॉट थिकनेस। थ्रॉट थिकनेस हम यहाँ पर निकालने वाले हैं, मानने वाले हैं। तो हम थ्रॉट थिकनेस यहाँ पर क्या मानेंगे TT, ठीक है भाई, या T मान लेंगे सफिक्स में T, ठीक है भाई। ये क्या है हमारी इफेक्टिव थ्रॉट थिकनेस है। आइए नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं। और यहाँ पर हमने क्या माना है, TT की वैल्यू हमने मानी है 1 mm, ठीक है नहीं। इफेक्टिव थ्रॉट थिकनेस, लेट्स अज्यूम इफेक्टिव थ्रॉट थिकनेस TT इज 1 यूनिट मिलीमीटर, ठीक है भाई। इतना लिख सकते हैं। आइए आगे चलते हैं। अब हम निकालते हैं यहाँ पर IXX, ठीक है नहीं। क्योंकि यहाँ पर आपका डायरेक्ट स्ट्रेस क्या होगा, है ना। तो यहाँ पर अगर हम डायरेक्ट स्ट्रेस की बात करें सिग्मा ए या PA की बात करें तो कितना होता है M/ZXX, ठीक है भाई। ड्यू टू डायरेक्ट स्ट्रेस ड्यू टू बेंडिंग आपका ये निकल के आएगा। तो यहाँ पर स्टेप 3 पर जाएंगे हम, टू फाइंड आउट दी, क्या निकालेंगे हम यहाँ पर मोमेंट एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर बेंडिंग स्ट्रेस। तो बेंडिंग स्ट्रेस के लिए हम यहाँ पर क्या निकालने वाले हैं, मोमेंट और मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने हैं, ठीक है भाई। तो यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट कितना हो जाएगा, M बराबर होता है W इंटू ई, फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो M यहाँ पर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 260 इंटू 10⁻³ इंटू 180। तो M यहाँ से निकल के आ जाएगा भाई
और हम यहाँ पर आने वाला है 46.8 इंटू 10⁶। ठीक है नहीं, न्यूटन mm में। क्लियर है भाई। ऐसे ही हम यहाँ पर निकालने वाले हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अबाउट x एक्सिस। ठीक है भाई, x एक्सिस हम निकाल लेंगे। y एक्सिस पर जब हम ले रहे हैं तो y एक्सिस क्या है, यहीं से पास कर रही है, तो इसलिए y एक्सिस का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि i y बराबर 0 हो जाएगा, है ना, क्योंकि y के अबाउट क्या हो रहा है, ये 0 हो रहा है। ठीक है ना, यहीं से हम ले रहे हैं तो y आपका यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो i x हम यहाँ पर निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा, ये होता है BD⁴/12। ठीक है भाई, BD⁴/12 होता है आपका, दो साइड्स है ना, और B क्या है आपका, T है, और D क्या है आपका 450 है। ठीक है भाई, T क्या है आपका 450 है। T आपका यहाँ पर बन लिया है। ठीक है भाई, 1 आ जाएगा 12, 450 का क्यूब। BD⁴/12 हमने यहाँ पर रख दिया है, ये आपका आ जाएगा। और यहीं से i x की वैल्यू निकाल लेंगे सब लोग, कितना आ जाएगा भैया, 15.18 इंटू 10⁶ mm⁴। क्लियर है भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी, क्योंकि जब हम यहाँ पर इसको निकालते हैं तो ये t है और ये आपका 450 और t का मान यहाँ पर बना है, और यहीं से आपका 1 इंटू 450 का क्यूब अपॉन 12 हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है आपका BD⁴/12 होता है। ठीक है भाई, क्लियर है यहाँ तक, ये आपका बेल्ट आपका दिया हुआ है। चलिए, और y कितना हो जाएगा आपका 450 डिवाइड बाई 2, ये कितना आने वाला है 225 mm आने वाला है। ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस। ठीक है, स्टेप 4 पर चलेंगे। स्टेप 4, स्टेप 4 पर हम क्या निकालेंगे, डायरेक्ट लोड निकालेंगे। ठीक है, नहीं, कैलकुलेट डायरेक्ट लोड PA बराबर क्या होता है, W लोड अपॉन यूनिट एरिया। लोड हमारा 260 इंटू 10⁻3, L हमारा 900, और T हमारा कितना दिया हुआ है 8 mm। यहाँ से निकाल लेंगे, T हम यहाँ पर 1 mm ले रहे हैं, T क्या ले रहे हैं 1 mm यूनिट लेके चलेंगे, तो आपका PA कितना आ जाएगा, कितना हो जाएगा भैया 288.89 न्यूटन। कैलकुलेट कर लेंगे सभी लोग। स्टेप 5 पर जाएंगे, यहाँ पर हम क्या निकालने वाले हैं, बेंडिंग लोड निकालने वाले हैं। कैलकुलेट बेंडिंग लोड PV, तो कितना आ जाएगा भाई, PV का मान कितना होता है M/ZXX। M हमारा कितना आया था 46.8 10⁶, और ZXX हमारा कितना आया है 15.18 इंटू 10⁶ डिवाइड बाई
वाई वाई हमारा आया था 225। ये कितना आ जाएगा, पी वी बराबर 46.8 10 की पावर 6 डिवाइड बाई कितना आ रहा है 67,500 और पी वी बराबर आपका यहीं से निकल के आने वाला है 693.33 न्यूटन। क्लियर है यहाँ तक। इसके साथ साथ हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं मैक्सिमम स्ट्रेस। स्टेप 6 पर जाएंगे। कैलकुलेट मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कितना हो जाएगा, लोड अपॉन इफेक्टिव एरिया ऑफ वेल्ड प्रति mm। ठीक है भाई। और यहीं से आपका मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कितना आने वाला है, यहीं से कितना आने वाला है, रिजल्टेंट लोड हम यहाँ पर निकालेंगे, है ना। इसको हम क्या कहते हैं, रिजल्टेंट लोड P। और P की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी यहाँ से PA स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर। कितना आ जाएगा भैया, P का मान P2 PB का मान कितना था 693। यहाँ से इन दोनों का स्क्वायर करेंगे और स्क्वायर रूट निकालेंगे जोड़ने के बाद, तो आपका कितना आने वाला है 751.11 न्यूटन। इफेक्टिव एरिया कितना आने वाला है, L इंटू TT/S। L हम पर mm ले रहे थे 1, TT का मान हम कितना लेंगे 7, S का मान कितना लेंगे, हाँ थ्रोट थिकनेस 0.7 इंटू S। इंटू एस होता है, L इंटू टी होता है एरिया। ठीक है भाई। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा L इंटू टी। L हमारा होता है प्रति mm निकाल रहे हैं तो पर mm में हम 1 मानेंगे। ठीक है नी, प्रति mm यूनिट ले रहे हैं। ठीक है नी, यूनिट, इसको यूनिट मान के चल रहे हैं तो यूनिट में हम 1 लेंगे। और टी हमारा क्या होता है, टी यानी इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस क्या होती है, K इंटू एस होती है, जहाँ पर K क्या है आपका 0.7 है। थीटा इक्वल टू कितना ले रहे हैं 60 to 90 डिग्री के बीच ले रहे हैं, इसलिए यहाँ पर K की वैल्यू कितनी है, फ्यूजन एंगल जब हम 60 to 90 लेते हैं तो यहीं से आपके K की वैल्यू 0.7 होती है। और S की वैल्यू आपके यहाँ पर गिवन है 8 क्वेश्चन में, तो वहीं से आपका निकल के आ जाएगा 0.7 इंटू 8 5.6 mm। यहीं से आप मैक्सिमम स्ट्रेस निकाल लेंगे। कितना आ जाएगा 751.11 अपॉन 5.6 mm स्क्वायर में आ रहा था एरिया। ये कितना आ रहा है भाई 134.13। ये आ जाएगा आपका सिग्मा मैक्सिमम। यहाँ तक किसी भी छात्र को कोई दिक्कत, किसी भाई बंधु को, अगर आपको सेशन अच्छा लगता है, पसंद आता है ना, आपको अच्छा लगता है हमारे यूट्यूब चैनल पर, तो आप सेशन को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें
और अपने भाई बंधु दोस्तों को भी भेजें, ठीक है नहीं। और आज के सेशन में इतना ही। नेक्स्ट सेशन में हम लेकर आने वाले हैं बोल्ट कनेक्शन, और हिंदी में लेके आएंगे। बोल्ट कनेक्शन जो है आपका हम पढ़ाने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है नहीं। तो आइए बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पर, और कमेंट्स करना ना भूलें पॉजिटिव, ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके, ठीक है नहीं। तो थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये सेशन भी मज़ेदार लगा होगा, पसंद आया होगा। अगर आपको सेशन अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लव यू ऑल। गुड नाइट।